हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी के नाम पर हमारे हिंदुस्तान में अरबों का व्यापार होता है। जी हाँ, आज हम लोग जी मेंस के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि जी मेंस का जो सवाल होता है वो किस तरीके का होता है और स्टूडेंट के अंदर क्या कौन सी क्वालिटी स्टूडेंट अपने अंदर डेवलप कर लेगा जिसके कारण वो जी मेंस के सवाल को बना सकता है। तो सबसे पहले तो जी मेंस वालों का ये दावा होता है कि एक बार उन्होंने जो सवाल पूछ दिया वो सवाल ना तो पहले कभी पूछा गया था और ना आगे कभी पूछा जाएगा। उन लोगों का कहना है कि हर साल हम लोग एक नया सवाल क्रिएट करते हैं। तो ये सही बात है, वो लोग सही, उन लोगों का सही कहना है। वो लोग ना तो जो सवाल उन लोग का होता है वो ना तो कभी रिपीट होता है और ना ही किसी किताब में मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्टूडेंट अपने अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप कर लेगा जिसके कारण वो उसके सवाल को बना सकता है। तो इन सारी बातों का आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जी मेंस का जो भी सवाल होता है वो 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। समझिए का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, ये दोनों उसके अंदर आ गया। क्वेश्चन को पढ़िए, पहला स्टेप में पढ़िए और समझिए, मतलब क्या दिया हुआ है और क्या हम लोगों को फाइंड करना है। इसका जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब हुआ कि क्या हम लोगों को मिल जाएगा तो ये सवाल हम लोग बना देंगे। तो ये सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, कैसे सवाल को बनाया जाए, क्या क्या इसमें मिल जाएगा तो सवाल हम लोग बना देंगे। और थर्ड स्टेप होता है कि उसको सॉल्व करना। तो अगर आपको कोई प्लानिंग समझा दे, अगर कोई ये बता दे कि ऐसे ऐसे करके सवाल बन जाएगा, तो थर्ड स्टेप फिर बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेप में सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो ये 3 स्टेप हम लोग को याद रखना है। जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो 3 स्टेप में सवाल को बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि वो लोग करते क्या हैं कि वो लोग किसी एक ही टॉपिक से उन लोगों का सवाल नहीं होता है। वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट एक टॉपिक से उठाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक से उठाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तीसरे टॉपिक से उठाएंगे और तीनों को मिला करके एक नया सवाल बना देंगे। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही उनका सवाल बनता है। ऐसा नहीं है कि जी मेंस वालों का जो सवाल है वो कोई साइंटिस्ट ही बना सकता है या कोई मैथमेटिशियन बना सकता है, नहीं। एक छोटा सा साधारण स्टूडेंट भी उनके सवालों को बना सकता है, बशर्ते कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो। तो आज हम लोग जी मेंस 2020 का जो जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सबसे पहला तो इसमें कंडीशन ये है कि जिस टॉपिक का भी सवाल आप बना रहे हो, पहले उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी आपका थ्योरी है वो थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए। तो सरल रेखा के सवाल को बनाने के लिए सरल रेखा का ढाल और सरल रेखा का समीकरण, इन दोनों टॉपिक के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है और फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे या जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो पहले सरल रेखा का ढाल टॉपिक को पढ़ेंगे और उस लिंक के माध्यम से, और फिर सरल रेखा का समीकरण, उसमें एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है वो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से पहले स्टडी करिएगा। इसके अलावे जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो वो तो आप लोग का 10th में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आपका 10th में पढ़ा हुआ है। केंद्रक, विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है, ये सारा आपका 10th का ही वो कॉन्सेप्ट है। तो ये तो आपका क्लियर ही होगा। लेकिन यहाँ पे सरल रेखा का ढाल और सरल रेखा का समीकरण, इस दो टॉपिक का क्लियर होना, इस दो थ्योरी का क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जी मेंस 2020 का जो जनवरी वाला एग्जाम हुआ था उसका प्रॉब्लम। एक एग्जाम तो अभी हो रहा है, कोरोना के चलते वो डिले हो गया था और अभी सितंबर में एग्जाम हो रहा है। उसको अप्रैल में होना था लेकिन वो सितंबर में हो रहा है। तो हम लोग जनवरी वाले जो प्रॉब्लम है, जैसे ही ये सितंबर वाला प्रॉब्लम मार्केट में आएगा तो हम लोग फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है इसमें कि किसी त्रिभुज का शीर्ष A1 - 1 B02 CX' Y' है तथा इसका क्षेत्रफल 5 है। यदि CX' सरल रेखा 3x + y - 4 लैम्डा पर स्थित है तो लैम्डा का मान निकालना। तो पहला स्टेप हम लोग इसको 3 स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज का जो दो बिंदु है A और B, उसका नियामक दिया हुआ है। तो एक फिगर बना करके और हम लोग पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। A B, A का नियामक कितना है 1 - 1,
B का नियामक है 0 2 और C का नियामक है x डैश y डैश। तो A, B और C का नियामक दिया हुआ है जिसमें x डैश y डैश अननोन क्वांटिटी है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 इकाई। क्षेत्रफल जो है वो 5 है। चलिए, यदि C x डैश y डैश सरल रेखा पर स्थित है, C x डैश y डैश जो है वो सरल रेखा पर स्थित है, तो हम लोग को लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो ये पहला स्टेप हम लोग को समझ में आ गया कि दो बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तीसरे का नियामक अननोन क्वांटिटी है और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि C जो है x डैश y डैश वो एक सरल रेखा पर स्थित है। तो अब हम लोग को लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। ये पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है प्लानिंग, प्लान करिए कैसे बनाया जाए। तो जब आप सरल रेखा के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अगर आप लगाइएगा तो वहां से ABC का त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y1 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। तो उस फॉर्मूले में जब आप इसको बैठाएंगे तो एक संबंध आएगा, एक समीकरण आएगा। उस समीकरण में कौन रहेगा? x डैश और y डैश, क्योंकि x डैश y डैश एक अज्ञात राशि है। तो एक समीकरण तो हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट से। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पर बैठा करके और उसको 5 के बराबर कर देंगे तो एक समीकरण आ जाएगा। दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा? तो दूसरा समीकरण आएगा कि C जो है वो एक सरल रेखा पर स्थित है और कोई भी बिंदु अगर किसी रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु का नियामक उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो C का जो नियामक है x डैश y डैश वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब x के जगह पर x डैश और y की जगह पर y डैश हम लोग रख देंगे तो एक समीकरण यहाँ से आ जाएगा। x डैश y डैश में एक समीकरण आएगा क्षेत्रफल से और दूसरा समीकरण आएगा x डैश और y डैश से, और इन्हीं दो समीकरण के सहायता से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो प्लानिंग हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमारा है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2। इसको मानते हैं x1 y1, तो क्या होता है x1 तो 0 × x1 × y2 - y3, तो y डैश और माइनस y3 मतलब हो जाएगा +1 प्लस x2 हो गया x डैश, ये x2 हो गया तो x डैश × -1 - 2 प्लस अगला फिर है 1 तो 1 × और ये हो जाएगा 2 - y डैश, 2 - y डैश। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा बराबर 5 के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण आएगा। तो ये जो 1/2 वाला ये 2 है ये उधर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ मॉड तो रहेगा, ये वाला मॉड तो रहेगा, ये 0 हो गया। ये देखिए -1 और -2, ये -3 हो गया, -3 x डैश से मल्टीप्लाई होगा तो -3 x डैश और प्लस ये 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 - y डैश, मॉड तो रहेगा इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये मॉड तो रहेगा, इसमें से 2 को पहले लिखते हैं, ये 2 पहले लिख दिए और इन दोनों में से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x डैश प्लस y डैश, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, मॉड और इज इक्वल टू 10। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण तो यहाँ से आ गया। अब दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा? तो दूसरा समीकरण आएगा कि C जो है वो एक सरल रेखा पर स्थित है। तो C अगर सरल रेखा पर स्थित है तो C का नियामक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। पहले इसको नोट करिए। चलिए तो अगला जो कंडीशन हमारा है वो क्या है? तो वो है कि C x डैश y डैश
सरल रेखा का समीकरण क्या है? 3x + y - 4 लैम्डा बराबर 0 पर स्थित है। तो अगर कोई भी बिंदु किसी सरल रेखा पर स्थित है तो उस बिंदु का नियामक उस सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 3 × x के जगह पर x डैश प्लस y के जगह पर y डैश माइनस 4 लैम्डा = 0। क्या किए हम लोग? तो x डैश y डैश का जो नियामक है x डैश y डैश उसको सरल रेखा के समीकरण में संतुष्ट करवा दिए। अब 3x डैश प्लस y डैश = -4 लैम्डा ऊपर जाएगा 4 लैम्डा। अब समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 आपके सामने है। तो इसमें मॉड तो रहेगा ही 2 माइनस 3x डैश प्लस y डैश। तो यहाँ से देखिए 3x डैश प्लस y डैश की जगह पर 4 लैम्डा और = 10। अब मॉड के अंदर अगर अज्ञात राशि होता है, अननोन क्वांटिटी होता है, तो उस मॉड को हटा करके हम लोग प्लस माइनस देते हैं। तो बताइए कि यहाँ लैम्डा जो है वो अननोन क्वांटिटी है, तो मॉड को हटा करके प्लस माइनस दिए। 2 - 4 लैम्डा = 10। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 4 लैम्डा = 10। इसको सॉल्व करेंगे, 4 लैम्डा को उधर भेजेंगे, तो 2 - 10 = 4 लैम्डा, 2 - 10 -8 = 4 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा = -2। तो आपके ऑप्शन में लैम्डा = -2 को देखिए, लैम्डा = -2 है, तो ऑप्शन में लैम्डा = -2 नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा। तो जब ये वैल्यू नहीं होगा तो अब हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? तो एक बार अभी हम लोग पॉजिटिव साइन लिए थे, तो पॉजिटिव साइन लिए तो वैल्यू नहीं आया, तो अब हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन। तो अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ माइनस और ये हो जाएगा 2 - 4 लैम्डा = 10। तो -2 मल्टीप्लाई करिए प्लस 4 लैम्डा = 10 और 4 लैम्डा को यहीं छोड़ दीजिए, 2 उधर जाएगा, तो -2 उधर जाएगा, तो +2 हो जाएगा, 10 + 2 12। तो लैम्डा = 3। यही लैम्डा = 3 जो है वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ये -2 आंसर इसका 2 होगा, लैम्डा का 2 वैल्यू होगा, एक -2 होगा और एक 3 होगा। लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में -2 नहीं है, 3 दिया हुआ है। ये ऑप्शन है, ये 3 हो जाएगा, इसको नोट करिए। इसमें सरल रेखा का तो कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगा जो आप 10th क्लास में जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही था। और कोई भी बिंदु अगर किसी रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु का नियामक उसके समीकरण को संतुष्ट करता है, यही कॉन्सेप्ट लगा इसमें। चलिए, अब जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है यदि A 1 1 B 6 5 C 3/2 2 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष में एक बिंदु P इस प्रकार है कि त्रिभुज PAB त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल समान है। तो रेखाखंड PQ की लंबाई निकालें
जहां Q का नियामक जो है वो दिया हुआ है। तो Q का नियामक जरा देख लेते हैं क्या। Q का नियामक है -7/6 -1/3। ये Q का नियामक इसमें दिया हुआ है। और ये भी सवाल है GMANS 2020 का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये सवाल जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो इसको भी हम लोग 3 स्टेप में बनाएंगे। पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे, दूसरा स्टेप प्लानिंग, और तीसरा स्टेप तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ABC, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है। ये एक त्रिभुज है ABC, तीनों का नियामक दिया हुआ है। A का नियामक है 1 1, B का है 6 5 और C का है 3/2 और 2। चलिए, ये तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है। और इसमें लिख रहा है कि एक बिंदु P इस प्रकार है। यह नहीं पता है कि P बिंदु कहाँ है, कि त्रिभुज PAB, मतलब PAB, P को A और B से मिलाने से एक त्रिभुज बना, PAC, P को A और C से मिलाने से एक त्रिभुज बना, और PBC, P को B और C से मिलाने से एक त्रिभुज बना, और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समान है, मतलब बराबर है। अब आप ये सोचिए कि जो P बिंदु है वो कहाँ होगा। तो रेखाखंड PQ की लंबाई निकालें, जहाँ Q का नियामक दिया हुआ है -7/6 -1/3। तो अब ये तो पहला स्टेप है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए और समझ लिए। अब दूसरा स्टेप है कि रेखाखंड PQ की लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को Q का नियामक भी पता होना चाहिए और P का नियामक भी पता होना चाहिए। तो Q का नियामक तो दिया हुआ है -7/6 -1/3। अब किसी भी तरीके से अगर P का नियामक मिल जाए, ये प्लानिंग हमारा है, सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप प्लानिंग है उसमें ये आएगा कि हम लोगों को रेखाखंड PQ की लंबाई चाहिए, Q का नियामक दिया हुआ है। अगर किसी भी तरीके से हम लोग P का नियामक निकाल लें तो दूरी सूत्र लगा करके रेखाखंड PQ की लंबाई निकाल लेंगे। अब आप ये बताइए कि P का नियामक कैसे निकलेगा। तो P के बारे में तो नहीं दिया हुआ है कि वो कहाँ है। तो आप ये सोचिए कि P बिंदु कहाँ होगा, ताकि P को A, B और C से मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि P जो है वो तीनों त्रिभुज के बीच में होगा कहीं ना कहीं। और P को आप A से मिलाइए, P को आप B से मिलाइए और P को आप C से मिलाइए। तो जो तीन त्रिभुज बना PAB, PBC और PAC, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है कि बराबर है। तो एक ज्यामिति हम लोग के पास है कि त्रिभुज के का जो केंद्रक होता है वो केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने वाली रेखा, केंद्रक को अगर हम लोग तीनों शीर्षों से मिलाएंगे तो उससे जो तीन त्रिभुज बनेगा वो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। अब ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि केंद्रक को शीर्षों से मिलाने से जो तीन त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल अगर समान है, तो इसको उल्टा सोचिए कि अगर किसी बिंदु को तीनों शीर्षों से मिलाने से जो तीन त्रिभुज बनेगा वो तीनों का क्षेत्रफल समान होगा, तो P बिंदु कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि P बिंदु केंद्रक होगा। तो इस सवाल में P को, वो सवाल में ऐसा भी लिख सकता था कि P केंद्रक है, लेकिन अगर P केंद्रक लिख देता तो वो सवाल सारा स्टूडेंट बना देता। लेकिन वो आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि केंद्रक को शीर्ष से मिलाने से जो तीन त्रिभुज बनता है वो तीनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ P जो है वो केंद्रक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ P त्रिभुज ABC का केंद्रक है। तो केंद्रक का नियामक हम लोग निकाल लेंगे। तो केंद्रक के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। तो उस हिसाब से 1 + x1 + x2 1 + 6 + x3 3/2 / 3, और होता है y1 1 + 5 1 + 5 y1 + y2 + y3 2 / 3। तो P का नियम सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, और इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 + 3
14 प्लस 3 कितना होगा 17, और डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आएगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, और यहाँ से 5 प्लस 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 8/3। तो P का नियामक मिल गया, और अब हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो Q का भी PQ का जो है वो रेखाखंड की लंबाई निकल जाएगा। इसको नोट करिए। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला करके बड़ा बड़ा सवाल बनता है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, सोचने का तरीका अगर आप डेवलप कर लिए हैं, किसी भी सवाल को अगर आप सोच लेते हैं कि ऐसे बनेगा, तो फिर आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। अब आइए, P का नियामक मिल ही गया, Q का नियामक दिया हुआ है, तो रेखाखंड PQ का लंबाई हम लोग निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो P का नियामक हो गया 17/6 8/3, और Q का नियामक देखिए यहाँ बता दिया हुआ है -7/6 ये, और -1/3। तो अब हम लोग रेखाखंड PQ की लंबाई निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। तो PQ रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1, तो ये -7/6 x2 माइनस x1 -17/6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -1/3 -8/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 6 हो जाएगा। ये -7 और -17 जुटेगा तो -17 और 7 कितना होगा -24 -24/6 -4 का स्क्वायर, और प्लस ये -8 और -1 -9/3 मतलब -3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 + 9 25, और √25 का वैल्यू होता है 5। तो PQ का जो डिस्टेंस है वो 5 आ गया। नोट करिए। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी जी मेंस 2020 का ही सवाल है। तो 3 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A 3 - 1 B 1 3 C 2 4 है का केंद्रक G है, तथा रेखाओं x + 3y - 1 = 0 तथा 3x - y + 1 = 0 का कटान बिंदु P है। तो D तथा P को मिलाने वाली रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित है, कौन सा बिंदु स्थित है, और वो ऑप्शन दिया हुआ है -9 - 6 B 9 - 6 C 9 6
b -9 -7। चलिए ये भी सवाल आपका है जी मेंस 2020 का। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस सवाल को भी हम लोग 3 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। दूसरा स्टेप प्लानिंग और तीसरा स्टेप उसको बनाएंगे हम लोग। तो किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष दिया हुआ है। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है ABC। तो A का नियामक कितना है 3 - 1, B का नियामक कितना है 1 3 और C का नियामक कितना है 2 4। ठीक है, ये त्रिभुज ABC का शीर्ष दिया हुआ है और इसका केंद्रक G है। केंद्रक G ये प्रश्न में दिया हुआ है G है। तो तथा रेखाओं 2 रेखा दिया हुआ है और उन रेखाओं का कटान बिंदु P है। तो G तथा P, यहाँ G होगा, तो G तथा P को मिलाने वाली रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित है? तो अब आप ये बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष के सहायता से हम लोग केंद्रक निकाल लेंगे। प्लानिंग अब हम लोग कैसे करेंगे, तो तीनों का शीर्ष का दिया हुआ है, शीर्ष के सहायता से केंद्रक का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगाकर एक केंद्रक का नियामक निकाल लेंगे। तो G का नियामक तो मिल जाएगा। और अब इसमें दिया हुआ है कि 2 रेखाओं का कटान बिंदु P है। तो कोई भी 2 रेखा का समीकरण अगर दिया हुआ है तो उन दोनों रेखाओं को अगर हम लोग हल करते हैं तो उसका कटान बिंदु आता है। इसको याद रखिए, किसी भी 2 रेखा का जो समीकरण है उन समीकरणों को हल करने से उनका कटान बिंदु निकलता है। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग हल करेंगे तो कटान बिंदु मिल जाएगा। और कटान बिंदु कौन है P, तो इसका मतलब P का नियामक भी मिल जाएगा। तो D यहाँ G का नियामक तो मिल गया और P का नियामक भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो दोनों समीकरण को हल करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है कि G तथा P को मिलाने वाली रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित है। तो जब हम लोगों को G का नियामक मिल जाएगा और P का नियामक मिल जाएगा तो G और P को मिलाने वाली जो रेखा है, मान लेते हैं P बिंदु कहीं पर है, यहाँ पर है। तो जब G का नियामक हम लोगों को मिल जाएगा और P का नियामक मिल जाएगा तो G और P को मिलाने वाली रेखा का समीकरण भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 बिंदु से हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं। तो इस रेखा का हम लोग समीकरण निकाल लेंगे और इस रेखा के समीकरण को इनमें से जो बिंदु संतुष्ट कर देगा वो बिंदु उस रेखा पर स्थित होगा। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि G तथा P को मिलाने वाली रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित है। तो G और P का समीकरण निकाल लेंगे और चारों में से जो बिंदु उसको संतुष्ट कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, प्लानिंग कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो बताइए कि G का नियामक कैसे निकलेगा। तो x1 + x2 + x3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 / 3 और y1 तो -1 + y2 3 + 4 / 3। तो G का नियामक हो जाएगा 3 + 1 4 + 2 6 / 3 2 और 4 + 3 तो 4 + 3 7 7 - 1 6 / 3 2। तो G का नियामक तो मिल गया हम लोगों को 2 2। और अब हम लोगों को P का नियामक निकालना है। तो P का नियामक कैसे निकलेगा, तो 2 सरल रेखाओं को हल करने से उनका कटान, 2 सरल रेखा के समीकरण को हल करने से उनका कटान बिंदु मिलता है। पहले नोट करिए। तो अब दोनों रेखा का समीकरण हमारा क्या है, तो x + 3y - 1 = 0 और अगला है 3x - y + 1 = 0। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3
तो ये -3y और ये +3y, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9x और +x 10x, और ये हो जाएगा 3 - 1 + 2 = 0। तो x बराबर -1/5 आएगा। और किसी एक समीकरण में वैल्यू रखिए -1/5 + 3y, -1 बराबर 0। तो 3y = दोनों को उधर भेजिए 1/5 + 1, तो 5 + 1 6/5, ये कटेगा 2 बार में, y = आ जाएगा 2/5। और आप साइड में कहीं पर आप नोट में करके लिख लीजिएगा कि दो रेखाओं के समीकरणों को हल करने पर उनका कटान बिंदु प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, बार बार ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अब आप ये बताइए कि कटान बिंदु, हमारा कटान बिंदु को किससे डिनोट किया गया था? P से। तो कटान बिंदु में कितना आ गया? -1/5, और अगला y है 2/5, और g का नियामक कितना निकाले थे हम लोग? 2 2। तो अब g और p को मिलाने वाली जो रेखा है, मान लेते हैं कि ये आपका p बिंदु है और ये आपका g बिंदु है। तो g और p को मिलाने वाली रेखा यही होगा। तो g और p को मिलाने वाली रेखा का आप समीकरण निकाल लेंगे, और जो बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा वो बिंदु जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है? y - y1। तो इसको x1 y1 अगर हम लोग मानते हैं तो y - y1 का काम करेगा 2/5, और डिवाइडेड बाई y1, तो 2/5 - y2 2 = x - x1। तो x - -1/5 x - x1 डिवाइडेड बाई -1/5 x1 - x2। तो अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y - 2। यहाँ पर अभी 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 - 10, ये 5 से 5 कटेगा। यहाँ पर भी 5 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर भी 5 एलसीएम लीजिएगा, तो -1 और -10, ये भी 5 से 5 कटेगा। इसको नोट करिए। तो ये आपका दो बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा के समीकरण का फॉर्मूला है। मैंने सरल रेखा का फॉर्मूला वाला जो वीडियो है उसमें ये सारा फॉर्मूला को मैंने डिराइव किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और आप जिन लोगों को सरल रेखा का समीकरण और सरल रेखा का ढाल ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, वो पहले उस वीडियो को देख करके और उसको अच्छे तरीके से समझिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5y - 2 डिवाइडेड बाई 2 - 10 -8 = 5x + 1, और डिवाइडेड बाई -1 - 10 -11, ये कैंसिल होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 11 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 55y - 22 40x + 8, तो सबको उधर लेके जाइए। 40x - 55y और प्लस ये सब उधर चला गया 40x, ये 55y माइनस में चला जाएगा, और ये 22 जो है वो प्लस में, तो 22 + 8 तो 22 और 8 30। यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 8x - 11y + 6 = 0। अब जो बिंदु, ये हमारा d और p को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। बारी बारी से चारों बिंदु को इसमें आपको रखना पड़ेगा। तो हमारा पहला बिंदु कौन है? -9 - 6। तो -9 - 6 को समीकरण में रखने पर, अगर इस बिंदु को आप समीकरण में रखिएगा
तो 8 इंटू एक्स की जगह पर -9 -11 वाई की जगह पर -6 + 6 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा? -72 + 66 + 6 बराबर 0। बताइए 66 और 6 72, 72 - 72 0, तो 0 बराबर 0। ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया। बाकी जो 3 बिंदु है उसको भी आप जांच करके देख लीजिएगा, वो तीनों बिंदु समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इस सवाल में आपके लिए आसान क्या था, जो संतुष्ट करने वाला बिंदु था वो सबसे पहला ही ऑप्शन में दे दिया। नहीं तो जनरली क्या करता है कि जो संतुष्ट करने वाला बिंदु होता है वो सबसे लास्ट ऑप्शन में देता है। मतलब आपसे ए भी चेक करवा लिया, बी भी चेक करवा लिया, सी भी चेक करवा लिया और डी भी चेक करवा लिया, लेकिन इसमें आपका ए में ही आंसर मिल गया। तो इसलिए जो ए बिंदु है, अतः ए क्या था? ए ऑप्शन में -6 -9 -6 सरल रेखा पर स्थित होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो बिंदु है उसको आप चेक कर लीजिएगा, वो बिंदु सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसको नोट करिए। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु एच के 1 2 तथा -3 4 रेखा L1 पर स्थित है, ठीक है। यदि एक रेखा L2 HK तथा 4 3 से गुजरती है तथा L1 पर लंब है, तो K/H बराबर, K/H का वैल्यू निकालना है। A में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, B में -1/7, C में है 0 और D में है 1/3। ये सवाल आपका G-Means 2019 का ये सवाल है। 2020 में जो सरल रेखा का सवाल था वो ये 3 ही सवाल आया था। बाकी सवाल में वो क्या किया था कि सरल रेखा को वृत्त से मिलाकर के सवाल पूछ दिया था, तो जब तक वृत्त का थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक वो सवाल नहीं बनेगा। तो अभी G-Means 2020 का मैंने वही सवाल बताया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये आपका G-Means 2019 का सवाल है। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है, HK 1 2 और -3 4। ये एक रेखा L1 पर स्थित है। पहले हम लोग पहला स्टेप समझते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। तो पहले आप जैसे जैसे समझते जाइए वैसे वैसे फिगर बनाते जाइए। ये रेखा हो गया L1, तो L1 पर कौन कौन बिंदु है? HK, नाम दे दीजिए इसको A, B 1 2, C -3 4। ये जो है L1 पर स्थित है, L1 एक रेखा है। यदि एक रेखा L2, कोई रेखा L2 है जो HK तथा 4 3 से गुजरती है। देखिए ये तो L1 हो गया। अब एक रेखा L2 है जो HK और 4 3 से गुजरती है तथा L1 पर लंब है। तो L1 पर लंब रेखा और HK से गुजरने वाली रेखा ऐसा होगा तभी ना लंब होगा ये। तो एक रेखा L2 जो है वो HK से गुजरती है और एक और बिंदु से गुजरती है, उसका नाम हम लोग D दे देते हैं और नियामक दिया हुआ 4 3। तो एक रेखा HK से तो गुजर ही रही है, साथ ही साथ D 4 3 से भी गुजर रही है और इसका नाम वो दे दिया है L2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि K/H का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये पहला स्टेप हम लोग समझ गए, फिगर बना लिए।
जितना समझे उसके हिसाब से फिगर बना लीजिए। अब सेकेंड स्टेप है प्लानिंग। प्लान करिए कैसे बनेगा। तो प्लानिंग में हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को k बाई एच का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम किसी भी तरह से h और k में दो समीकरण ले आए, h और k में अगर दो समीकरण आ जाएगा और दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो h और k का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर h और k का वैल्यू निकल जाएगा तो k बाई एच का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब हम लोगों को ये सोचना है कि h और k में दो समीकरण कहाँ से आएगा। तो इसमें पहला कंडीशन हम लोग ये लगाते हैं कि a b c ये तीनों संरेख है। तो अगर तीन बिंदु संरेख होता है तो उसका जो भी कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम लोग लगाएंगे। तो तीन बिंदु अगर संरेख होता है तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इसका मतलब कि ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल करके और हम लोग 0 के बराबर करेंगे। इससे एक समीकरण आएगा। दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा, तो L1 और L2 जो है वो लंबवत है, तो L1 का ढाल और L2 का ढाल निकाल लेंगे। और जब दो रेखा लंबवत होता है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो दोनों के ढाल को निकाल करके गुना करके -1 के बराबर कर देंगे तो h और k में एक दूसरा समीकरण आ जाएगा। दोनों को हल कर लेंगे। पहले इसको नोट करिए। चलिए, तो प्लानिंग भी हम लोग का क्लियर हो गया कि हम लोगों को h और k में दो समीकरण किसी भी तरीके से ले आना है और दोनों समीकरण को हल कर लेना है। तो पहला समीकरण कहाँ से आएगा, तो a b c संरेख है और तीन बिंदु अगर संरेख होता है, लिख देते हैं a b c संरेख है। अगर संरेख है तो इसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो h इंटू माने x1 इंटू y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस k और प्लस -3, तो -3 इंटू और k माइनस 2। इसको सॉल्व करिए। 2 माइनस 4 -2h प्लस 4 माइनस k -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये -2h उधर जाएगा, +2h हो जाएगा और यहाँ से 4 प्लस 6 तो 10 इक्वल टू, ये -2h उधर जाएगा तो +2h, माइनस के और -3 के, -4 के उधर जाएगा तो +4 के 2 से डिवाइड करके दोनों तरफ, तो 5 इक्वल टू h प्लस 2k। ये एक समीकरण आ गया, समीकरण 1। अब h और k में दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा, एक समीकरण तो ये आ गया। संरेख तीन बिंदु को संरेख हम लोग किए तो h और k में एक समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि L1 का ढाल निकाल लेते हैं और L2 का ढाल निकाल लेते हैं और दोनों के ढाल का गुणनफल को -1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं L1 का ढाल, तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल का क्या सूत्र होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ तीन बिंदु है तो किसी दो बिंदु से L1 का ढाल निकालेंगे। तो अब आपकी मर्जी, कोई भी दो बिंदु आप ले सकते हैं। तो अगर ये बिंदु हम लोग लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो ढाल है वो h और k में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि b और c से ले लें। b और c से ढाल में h और k नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको x1 y1 और x2 y2, तो इसका ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो -3 माइनस 1। और इसके ढाल को हम लोग m1 से डिनोट करते हैं। तो m1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और -3 माइनस 1 -4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। L1 का ढाल निकल गया। अब L2 का ढाल, तो L2 पे दो बिंदु खोजिए, x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। तो इसका ढाल निकालते हैं y2 माइनस y1, तो 3 माइनस k डिवाइडेड बाई 4 माइनस h। तो ये m2 बराबर हो जाएगा 3 माइनस k 4 माइनस h। और हम जानते हैं कि m1 गुने m2 बराबर -1 होता है। जब दो रेखा आपस में लंबवत होता है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। ये ढाल वाला जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने इसको पूरा क्लियर करके इसको प्रूव भी किया है। तो आप उस ढाल वाले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, सरल रेखा का ढाल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको देख करके अच्छे से समझिएगा। इसको नोट करिए।
चलिए, तो अब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के सहायता से एक दूसरा समीकरण हम लोग निकाल लेते हैं। एक समीकरण, ये तो समीकरण 1 हमारा है। अगर दूसरा समीकरण आएगा तो m1 है -1/2 और m2 है 3 - k डिवाइडेड बाय 4 - h इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इसको 3 - k इज इक्वल टू 3 - k को यहीं छोड़ दिए, ये 2 को मल्टीप्लाई करिए तो 8 उधर भेजिए, तो 8 और ये -2h, इसको इधर लाइए तो 2h - k इज इक्वल टू 8 - 3 5। ये -2h इधर आ गया, 2h - k 3 उधर जाएगा, 8 - 3 इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है, दोनों समीकरण को हल करिए। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो कैसे हम लोग हल करते हैं, 2h - k इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 2 है, और इसके नीचे समीकरण 1 को लिख देते हैं h + 2k इज इक्वल टू 5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये -2 पर +2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h + h 5h इज इक्वल टू 10 + 5 15, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब h इज इक्वल टू 3 जब आ गया तो फिर हम लोग h का वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे, वहां से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से 2 इंटू, देखिए समीकरण 2 आपके सामने है, h के जगह पर 3 रखिए, -k इज इक्वल टू 5, तो 6 - k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 6 - 5 हो गया 1। हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, हम लोगों को चाहिए k/h का वैल्यू, तो k/h इज इक्वल टू, k का वैल्यू 1 निकला और h का वैल्यू 3, तो k/h इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। तो आज अभी तक हम लोगों ने सरल रेखा से जुड़ा हुआ जी मेंस का जो भी सवाल था वो सारा सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग ये सारे सवाल को देख करके और खुद से अपने अंदर आप लोग खुद से एनालाइज करिए, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जितना बेहतर आप अपने बारे में जानते हैं उतना बेहतर कोई नहीं जानता। आप खुद से सोचिए, आप अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या और अपने अंदर डेवलप कर लूँ, कि किस क्वालिटी को और डेवलप कर लूँ ताकि मैं इन सारे सवाल को बना सकता हूँ। ये आपको सोचना पड़ेगा और कोई नहीं सोचेगा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और हम लोग ब्रीथ का थ्योरी डिस्कस करेंगे, सर्किल का, और फिर ब्रीथ और सरल रेखा को उससे मिला जुला जो भी जी मेंस का सवाल होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत